तो बुक बोलती है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इस दुनिया में बायोडाइवर्सिटी कम होने लगे, लोग कम होने लगे, ऑर्गेनिज्म कम होने लगे, तो ऐसा कौन सा कोहराम मच जाएगा। हमने कहा मचेगा। बोले क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अगर किसी इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं, अगर किसी भी एक इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीसीज हैं, तो वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए हमारे गुरुदेव बहुत बढ़िया मुझे समझाते थे और मुझे समझ में आ जाता था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बोलते हैं खेत ले लो सुनील, फार्म, खेत, उसी के बगल में दूसरा खेत ले लो। हमने कहा ठीक है सर। बस बोले एक खेत में गेहूं की खेती कर दो, वीट, और एक खेत में गेहूं और चने की दोनों की खेती कर दो, मिश्रित खेती, इट इज वीट। लोग, गांव के लोग जानते हैं, कई बार गेहूं और चना साथ साथ बोया जाता है, ग्राम। अरे भैया ठीक है, मटर बो दो, तुम्हारी मर्जी, मजाक नहीं है। बताइए किसमें स्पीसीज ज्यादा, खेत नंबर ए में कि बी में? हाँ, और मुझे समझाते थे कि मान लो सुनील किसी ए फैमिली का खेत ए है और बी फैमिली का खेत बी है, और दोनों अपने इस खेत के प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए। और एक साल गेहूं की, वीट की डिसीज आई, वीट में लग गई डिसीज। अगर वीट में डिसीज लग गई तो बताओ ये वाला खेत बचेगा कि बर्बाद? और ये वाला खेत पूरा बर्बाद कि थोड़ा बच जाएगा? क्या बर्बाद? क्या बच जाएगा? चना बच जाएगा। इसका मतलब इस इकोसिस्टम में क्या कम था? हाँ, तो ये स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? और इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा थी, इसके रेस्पेक्ट में इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। तो बताओ यहाँ के लोग खा पी पाएंगे? भले गेहूं ना मिले, चना मिल जाएगा, भूखों तो नहीं मरेंगे ना। तो बोलते हैं इस दुनिया में जहां भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वो इकोसिस्टम अनस्टेबल की स्टेबल? स्टेबल। एकदम ध्यान से सुनो। तो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पक्का? इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डाइवर्सिटी इन स्पीसीज, डाइवर्सिटी इन स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम मेंटेन द इकोसिस्टम। जितना ज्यादा स्पीसीज इकोसिस्टम में होंगी, इकोसिस्टम उतना ज्यादा मेंटेन रहेगा। अगर बेटा ये डाइवर्सिटी कम होने लगी तो इकोसिस्टम मेंटेन होगा कि कमजोर हो जाएगा? कमजोर। अब मुझे जवाब दो, खेत और जंगल दो तुम्हारे सामने इकोसिस्टम है, जवाब दो फिर लिखना। एक खेत और एक जंगल, बताओ ज्यादा स्पीसीज कहाँ? जंगल में। तो कौन ज्यादा स्टेबल? जंगल। कौन कम स्टेबल? और इसी क्वेश्चन को कम से कम 10 तरीके से पूछा गया कि बताओ फार्म लैंड इकोसिस्टम कौन से? दे आर अनस्टेबल और स्टेबल? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, कम है। और इस बात को डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा, पहले इतना बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो, क्या डाइवर्सिटी की वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी? किसको? तो जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यकीन मानिए
जब भी तुम बोलोगे कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, फिर से लिख रहा हूं, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो लोग स्टेबिलिटी का मतलब पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, और आप बता नहीं पाओ। फिर से सुनो, थोड़ा स्लो टॉपिक है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस वाला, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाला। अगर कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ने पर क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी, तो अगला ही क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी माने क्या? तो बोलते हैं स्टेबिलिटी माने 4 बातें। पहली बात, वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसका प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी कम की ज्यादा। किसी को याद है व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? इट इज अ यूनिट, याद है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, तो ज्यादातर जो भी इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है, कैसे? उनमें प्रोडक्टिविटी, बायोमास कम है। बताओ कहां बड़े बड़े चौड़े चौड़े पेड़ उगते हैं? खेत में, जंगल में। इसका मतलब जायो जो थोड़ा, जहां पर बेटा जंगल है वहां पर जल्दी बताओ प्रोडक्टिविटी कम की ज्यादा? ज्यादा। नहीं आया। दूसरा, स्टेबिलिटी का दूसरा मतलब, देयर इज लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। ऑफ इकोसिस्टम, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम ईयर टू ईयर। इसको समझिए। अभी सर ने बोला था बायोडाइवर्सिटी मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? वेरिएशन, कम की ज्यादा। दोनों बातें सुनो, मेरी फिर खोपड़ी खाते हो तो। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मतलब वेरिएशन ज्यादा, लेकिन ये वेरिएशन किसमें ज्यादा? टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ। तो मुझे टाइप ऑफ स्पीसीज में वेरिएशन कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम है। अब इसको समझना, कहां सुना है कि इस साल पैदावार कम हुई? खेत में। कहां सुना है इस साल पैदावार ज्यादा हुई? हाँ, तो हर साल पैदावार खेतों की एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग। इसका मतलब हर साल खेतों की प्रोडक्टिविटी वेरी कर रही है। इसका मतलब वो स्टेबल क्या? अनस्टेबल। और जंगलों की प्रोडक्टिविटी क्या हर साल बदल जाती है? लगभग उतनी रहती है। इसका मतलब जब कभी भी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम होंगे वो लोग स्टेबल ज्यादा, लेकिन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्या चाहिए? ज्यादा। और तभी क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा। दोनों बातें एक ही हैं। फिर से सुनो, ये वेरिएशन का मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी में कि ऑर्गेनिज्म में? एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म की कई प्रकार, और यहां पर वेरिएशन किसमें? ऑर्गेनिज्म में कि उनकी प्रोडक्टिविटी। तो मुझे प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए और प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम चाहिए। पक्का? तीसरा पॉइंट, द इकोसिस्टम शुड बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट, रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट to occasional changes, environmental changes, और man-made changes। अब ये फिर से एक लाइन मुश्किल वाली। सर इसका मायने क्या? कि मान लो एनवायरमेंट में एक चेंज आया जिसका नाम है बाढ़, फ्लड। मान लो एनवायरमेंट में एक चेंज आया जिसका नाम है ड्रॉट, सूखा। तो बताइए सूखे से जो चीज बर्बाद हो रही है, पहली बात तो सूखे का असर उस पर कम पड़े। सुना, फ्लड, ड्रॉट, ये सब ओकेजनल डिस्टरबेंस है। कैसे हैं?
यानी ओकेजनल मैन मेड चेंजेस या मैन मेड डिस्टरबेंस या फिर ओकेजनल डिस्टरबेंस है जो इन्वायरमेंट में पैदा कर रहे हैं नेचर। कौन पैदा कर रही है? नेचर। या फिर मैन मेड। तीसरा पॉइंट फिर से संभालेंगे, गड़बड़ हुआ। बोलते हैं वो इकोसिस्टम बेहतर जो इस तरीके के ओकेजनल कभी कभी होने वाले बदलावों के खिलाफ खड़ा हो जाए। जो फ्लड रोज आती है, कभी कभी आती है फ्लड, ओकेजनल है कि रोज? ड्रॉट। तो बताओ जो फ्लड और ड्रॉट आया है इसके खिलाफ अगर इकोसिस्टम खड़ा हो गया, इसका मतलब वो सिस्टम रेजिस्टेंट है। कैसा है? रेजिस्टेंट। किसके खिलाफ? नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। फिर से बोलो, बताओ फ्लड क्या है? रोज होती, ओकेजनल है। ड्रॉट क्या है? ओकेजनल है। तो बताओ फ्लड एंड ड्रॉट दे आर ओकेजनल इन्वायरमेंटल चेंज। दीज आर ओकेजनल इन्वायरमेंटल चेंज। और ये रोज होते कि कभी कभी? और इन चेंज के खिलाफ कौन खड़ा हो गया? इकोसिस्टम। इसका मतलब इकोसिस्टम इन चेंजेस के रेजिस्टेंट शो कर रहा है। यस और नो? जो शो कर लेगा वो स्टेबल, जो नहीं कर पाएगा। कहां सुना है कि बाढ़ से फसल बर्बाद? खेत में कि जंगल में? और कहा या बाढ़ से पूरा जंगल बर्बाद? ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आया? सूखे से क्या बर्बाद? जंगल। हाँ, इसका मतलब खेत स्टेबल क्या अनस्टेबल? क्योंकि वो ओकेजनल चेंज को झेल, जंगल ओकेजनल चेंज को झेल ले। कई बार ऐसा भी होगा कि वो झेल जाएंगे, रेजिस्टेंट कर लेंगे, और कई बार ये होगा कि फ्लड से बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद फिर उठ खड़े होंगे अपने आप। दिस इज नोन एज रेजिलिएंट। दोनों शब्दों का मतलब समझना। पहले सूखा है तो सूखे को बर्दाश्त कर ले, ना बर्दाश्त कर पे और खराब हो जाए सूखे से, तो जैसे सूखा खत्म हो फिर से हरी भरे हो जाए। बताओ कौन अपने आप हरा भरा हो जाता है? खेत की जंगल। तो इकोसिस्टम को दोनों तरीके का होना चाहिए। वन इज रेजिस्टेंट, दूसरा रेजिलिएंट। व्हाट इज रेजिस्टेंट? विच अपोज, दैट इज रेजिस्टेंट। रेजिलिएंट अपोज ना कर पाए लेकिन जब वो फोर्स हटे वापस खड़ा हो जाए। यस और नो? तो बताओ कितने प्रकार? दो, या तो रेजिस्टेंट, दूसरा रेजिलिएंट। तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आया? कम कम आया। फिर से बोलो, पहला बोलो। प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम ईयर टू ईयर। और इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल इन्वायरमेंटल और मैन मेड चेंज। आप कोई चेंज डालो तो पहले तो वो सिस्टम उसे अपोज करे, बर्बाद। और अगर बर्बाद हो तो जैसे वो चेंज हटाओ फिर से उठ खड़ा हो, यानी घास पौधे फिर से उग जाए। बताओ ये काम खेत में होता है? कहां पर? बताओ खेत अपने आप उग, इसका मतलब वो रेजिस्टेंट, रेजिलिएंट, इसका मतलब स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और चौथा पॉइंट, द इकोसिस्टम मस्ट शो रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कुछ बच्चे एलियन का मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी समझते हैं। एक्चुअली एलियन शब्द का मतलब ही होता है दूसरे ग्रह का प्राणी। तो तुम्हारी गलती नहीं है, पर एनसीईआरटी ने एलियन शब्द हर बार यूज किया है। और एलियन का मतलब फॉरेन। एलियन का मतलब जो अपना है कि अपना ना हो? अपना ना हो। तो मान लो खेत में गेहूं के साथ बेटा पार्थीनियम आ गया। क्या आ गया? पार्थीनियम। तो पार्थीनियम अपनी स्पीसीज है कि एलियन? तो खेत को पार्थीनियम को आने देना चाहिए कि नहीं? नहीं आने देना चाहिए। या फिर अगर आ गया है तो इसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क? बताओ अगर वीड आ जाए तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी? खरपतवार सुने हो? नहीं सुना। वीड बोलते हो? वीड आर द नॉर्मल स्पीसीज और एलियन स्पीसीज। तो मान लीजिए किसी खेत में एलियन स्पीसीज आ गई तो बेटा खेत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाए। इसका मतलब खेत
एलियन स्पीसीज के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं है, पर जंगल है। आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कैरेट की ग्रास आ गई, यस और नो। तो बताओ आपको स्टेबल होने के कितने मायने मालूम चले? क्या ये बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो स्टेबल होने का मतलब समझ पाओगे। व्हाट इज स्टेबल? पहला बात, प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की ज्यादा। इधर मत देखना, इधर मत देखना, बस तब बताना। प्रोडक्टिविटी ओके। एलियन स्पीसीज का मतलब है, अच्छा, एक इकोसिस्टम की अपनी अल्फा होती, पगले पढ़ाया था, पॉन्ड की अपनी अल्फा है और इसमें मछलियां रह रही हैं। अब अगर यहाँ बतख आ जाए और पड़ा रहे तो पूरी मछलियां गायब यहाँ से, ऐसा अगर हो गया तो ये स्टेबल क्या अनस्टेबल? बतख आ गया कहीं पेड़ वेड़ से, तो हमने कहा तुम भी आओ, तुम्हारा भी स्वागत है, हम तुम्हारे रहने पर कोई फर्क हमें पड़ने वाला। तुम एलियन स्पीसीज हो लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारे पास रेजिस्टेंस है, हम छूट जाएंगे, तुम भी रहो हम भी रहे। अगर मान लो ये एलियन स्पीसीज आकर पूरे की पूरी मछलियां मार दे, बताओ ये सिस्टम स्टेबल क्या है? व्हाट आई मीन टू से, पक्का? चलो अब बताओ, 4 पॉइंट बताओगे? तो कोई बोले डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हो गया, और स्टेबिलिटी की एक मायने की 4 हटा दें। अब बताओगे तो मजा आएगा। स्टेबिलिटी के मायने जानते हो? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल तभी बोलेंगे जब उसमें ये 4 बातें पाई जाएं। 4 बातें याद है? उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम हो कि ज्यादा? वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, ज्यादा कि कम? वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, और इट शुड बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। ओकेजनल डिस्टर्बेंस के लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए। चौथा, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन्वेट। अगर कोई एलियन स्पीसीज आ जाए तो आपके इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं। समझ गए? ये 4 बातें हैं जो स्टेबिलिटी को फॉलो करती हैं, और बोलते हैं इन 4 बातों की स्टेबिलिटी के लिए एवरीवन। डेविड टिलमैन ने कहा कि मैंने प्रयोग करके देखा है, इन साइंटिस्ट का नाम आपकी बुक में लिखा है। तो डेविड टिलमैन ने कहा कि मैंने ये प्रयोग करके देखा है, जहां पर भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, जहां पर भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, वहां इन 4 में से 2 बातें तो मिलती ही मिलती हैं। पहली बात, जहां पर भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा है वहां का प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलती है, और जहां का भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा है वहां पर लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी मिलता है। और डेविड टिलमैन ने कहा कि मैंने ये भी देखा है कि दे आर रेजिस्टेंट टू ओकेजनल चेंज। तो डेविड टिलमैन ने एक्चुअली बायोडायवर्सिटी को स्टेबिलिटी की डेफिनेशन के साथ रिलेट किया। आप समझ ही नहीं पाए। कौन साइंटिस्ट? डेविड टिलमैन कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि बायोडायवर्सिटी से स्टेबिलिटी आती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि बायोडायवर्सिटी से स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती, लेकिन 3 बातें श्योर है कि जहां बायोडायवर्सिटी होगी वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ये मैंने देखा, इन्होंने प्रयोग किया था। जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा वहां पर लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। तीसरा, जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंट टू ओकेजनल चेंजेस, चेंजेस के लिए रेजिस्टेंट हैं। तो किसी ने कहा डेविड टिलमैन साहब आपने ये देखा है? बोले हाँ हमने ये देखा। बोले इसी का नाम तो स्टेबिलिटी है। बोले वो मुझे नहीं मालूम। बोले इसी का नाम स्टेबिलिटी है। थोड़ी देर पहले सुनील सर पढ़ा रहे थे, स्टेबिलिटी मतलब कितनी चीजें हैं,
याद है? प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, रेजिस्टेंट एंड रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन वेदर। तो बोले वो मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहाँ ये बातें होंगी। अगर तुम बोलते हैं तुम इस बात में कॉन्फिडेंस हो तो मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये किसने बोला? डेविड टिलमैन। किसने बोला? ऑब्वियस हो। क्या इस वाले पॉइंट को आप संभाल पाओगे? देखो, संभालना इसे बोलते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? हेडिंग का नाम था। बताओ, इंपॉर्टेंस पढ़ाते वक्त मैंने दो बेटा सेंटेंस लिखे थे। पहला सेंटेंस, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर मेरे पास कोई प्रूफ। फिर मैंने बोला था वेरिएशन इन स्पीसीज, किसने? ऑफ द इकोसिस्टम मेंटेन द इकोसिस्टम। अगर वेरिएशन ज्यादा हुआ तो, अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ज्यादा हुआ तो, लोगों में वेरिएशन ज्यादा हुआ तो स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल। यू गॉट माय पॉइंट? फिर बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? बता पाओगे? कितने पॉइंट? चारों याद है? अगर आपको याद है तो मैं तो हीरो। याद है? बिना देखे बताओगे? अब कुछ नहीं बताओ। प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, मोर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। तीसरा, रेजिस्टेंट एंड रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। याद रहेगा? चौथा, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन वेदर। ये स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है। 4 डेफिनेशन हो गए, और इन 4 डेफिनेशन में 3 बातें किसने देखी? डेविड टिलमैन। कहाँ देखी? डेविड टिलमैन ने कहा जहां भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी कम, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी और रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ओके, वेरी गुड। फिर बोलते हैं कि ठीक है, माना कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मान लिया। और वो बोलते हैं कि तुम ही ने बताया था कि इंडिया में 2 घाट हैं, याद है? एक कौन से? ये वाले घाट वेस्टर्न घाट है, और इधर वाले ईस्टर्न घाट है। और बोलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन किसको कंपेयर किया था? एम्फीबिया कंपेयर किया था। कहाँ के बेटर? आप पुराना पढ़ के आते हो, आप अच्छे बच्चे। नहीं पढ़ के आते तो आपको कितना मुश्किल होगा तुम ही जानते हो। तो वेस्टर्न घाट पर फ्रॉग ज्यादा, क्योंकि फ्रॉग इज एम्फीबिया। कहाँ से? तो यहाँ पर डाइवर्सिटी, तो बोले मान लो 5000 यहाँ पर फ्रॉग है, मान लो 50,000 फ्रॉग की वैरायटी। अगर एक स्पीसीज खराब भी होगी, 1 स्पीसीज ऑफ फ्रॉग चली भी गई तो ऐसा क्या हाहाकार बच जाएगा यार। 50,000 प्रकार के मेढक थे, एक मेढक नहीं रहा दुनिया में तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और तो बोले यार बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्टेबिलिटी तो है, तो क्या इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि पूरा वेस्टर्न घाट चौपट? बोले नहीं, इसका जवाब सीधा है ही नहीं। बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी खत्म करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम में, इसको समझने के लिए पॉल एलरिच की एक हाइपोथेसिस आपको आनी चाहिए। इन साइंटिस्ट का नाम है पॉल एलरिच। और पॉल एलरिच बोलते हैं कि दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। पहली बार में रिवर पढ़ने को आ जाता है। इट इज नॉट रिवर, इट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और ये स्टैनफोर्ड के एक साइंटिस्ट थे, स्टैनफोर्ड। तो ये सब लिखा हुआ एनसीईआरटी में मिलेगा कि वन ऑफ द साइंटिस्ट लिविंग इन स्टैनफोर्ड नोन एज पॉल एलरिच
और उसने एक हाइपोथेसिस दी, और इस हाइपोथेसिस का नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेट। तो देखो, रिवेट का एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये नट बोल्ट है। अब आप कहोगे सर अचानक मैकेनिक हो गए हो क्या? और पॉपर का मतलब होता है चोर, चोरी। चोरी को अंग्रेजी में क्या होगा? थीफ माने चोर, तो थी। अरे बस चोरिंग। तो बोलते हैं कि पॉल एलरिच की हाइपोथेसिस को नट बोल्ट की चोरी से नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। पहले तो तुम सोचो कि मैं कहां मिला रहा हूं, वरना मामला बिगड़ जाएगा। फिर से पूछो। कहते हैं माना कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ने पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती, मान लिया। और मैंने माना कि वेस्टर्न घाट में बहुत सारे फ्रॉग हैं, अगर एक फ्रॉग नहीं रहा इस दुनिया में तो ऐसा क्या हाहाकार मच जाएगा, क्या पूरा वेस्टर्न घाट बर्बाद हो जाएगा? तो बोले यार इसका जवाब इतना आसान नहीं। इसके जवाब को पाने के लिए एक हाइपोथेसिस सीखनी पड़ेगी, और उस हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो वो कहते हैं इकोसिस्टम एक एरोप्लेन जैसा है। आप इकोसिस्टम को ये मानिए कि वो एक एरोप्लेन जैसा है। और आप ये मानिए कि इस एरोप्लेन में, प्लीज इसे एरोप्लेन ही मान लीजिएगा प्लीज, रॉकेट नहीं है। क्या है? मिसाइल। आए तो बट तुम लोगों से बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। बोले माना इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है, तो आप एरोप्लेन की तरफ ध्यान दें, इकोसिस्टम बाद में बात करें। और इसके सारे पॉइंट नट बोल्ट से जुड़े हुए हैं। और इन नट बोल्ट को आप लोग रिवेट बोलते हो। क्या बोलते हो? रिवेट। सारे के सारे पॉइंट। अब यहां कुर्सियां भी होंगी, कुर्सियों में भी नट बोल्ट लगे। तो ये जो नट बोल्ट है, दीज आर नोन एज रिवेट। क्या बोले? रिवेट। तो मानो कि जैसे इकोसिस्टम पूरा का पूरा एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन में लगे हुए नट बोल्ट समझो स्पीसीज हैं। अब कोई कहे कि एक एरोप्लेन में एक नट बोल्ट होगा कि हजारों। और एक दिन सौरभ जी इस एरोप्लेन में चढ़े, चोर प्रवृत्ति के हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि आगे वाली सीट पे एक नट बोल्ट लगाया था, इनका नाखून बड़ा है, अपना घुमा के उसे खोल रहे थे। आप लोगों ने रोडवेज बसेस में देखा होगा, फील किया होगा। आपने देखा होगा कि आगे वाली सीट हिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपना नाखून लगा के पूरी जर्नी में उसका नट बोल्ट निकाल लिया। फिर क्या करोगे वो नहीं मालूम। तो एक आदमी एरोप्लेन में बैठा, एक्चुअली वो बस में बैठने लायक आदमी था, और कहां बैठा? एरोप्लेन। और उस एरोप्लेन में बैठने के बाद उसने नट बोल्ट चोरी करना चालू किया। अचानक किसी हेयर होस्टेस ने पकड़ लिया, ये सौरभ बाबू क्या कर रहे हो? ठीक क्या कर रहे हो? बोले यार बहन जी, बोले एक नट बोल्ट तुम्हारा ले भी लिया तो क्या जहाज तुम्हारा खराब हो जाएगा? ये बिल्कुल वही जवाब है कि अगर एक मेढक यहां से मर गया तो क्या वेस्टर्न घाट खराब हो जाएगा? तो एयर होस्टेस ने कहा कि तुम्हारे जैसे तमाम रोज चढ़ते हैं इसमें, और सब कह दें कि एक एक नट बोल्ट हम निकालेंगे तो 4 दिन तक हमारा एरोप्लेन चलेगा, 5वें दिन जाएगा तो आएगा नहीं। पक्का?
और उनके बगल में रवि थे। बोले अगर ये नट बोल्ट कुर्सी का चुराएंगे तो हम इंजन का चुराएंगे। तो ये तो विंग में घुस गए, बोले इंजन का नट बोल्ट आज लेके जाना। तो इनको बोला गया कि इनकी चोरी में तो टाइम लगेगा प्लेन को खराब करने में, और तुम्हारी चोरी में इंजन ही बर्बाद, तो बताओ जहाज उड़ेगा कि क्रैश? क्रैश। तो बोलते हैं कि अगर स्पीसीज एक एक करके इस दुनिया से निकलती गई, अगर स्पीसीज धीरे धीरे एक एक करके यहां से चोरी होती गई, इस इकोसिस्टम से चोरी होती गई, तो शुरुआत में ज्यादा फर्क, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये एरोप्लेन वीक पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? वीक। इसका मतलब इकोसिस्टम क्या पड़ जाएगा? वीक। और उस दिन ये एरोप्लेन बताओ क्या कर जाएगा? क्रैश। उस दिन ये इकोसिस्टम क्या होगा? डिस्ट्रॉय। बोलो क्या? डिस्ट्रॉय। तो क्या हमें नट बोल्ट चुराने देना चाहिए? तो क्या हमें स्पीसीज को मरने देना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी तरह रोज अगर एक स्पीसीज मरती गई तो एक दिन इकोसिस्टम में स्पीसीज बहुत कम बचेगी। और जरा रवि जी वाली बात सोचो कि मान लीजिए किसी इकोसिस्टम की तुमने की स्टोन स्पीसीज मार दी। कौन सी? की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो उस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे काकादेव में की स्टोन स्पीसीज होमो सैपियंस। अगर इस काकादेव में होमो सैपियंस यानी स्टूडेंट ही ना बचे, क्या ना बचे? स्टूडेंट ना बचे, तो यहाँ पर लोग कोचिंगों में क्या चलाएंगे? सर यहाँ पर चलेगा गेस्ट हाउस, यहाँ पर होगा ऑर्केस्ट्रा, यहाँ दूल्हा बैठेगा, यहाँ खाना खाया जाएगा, और कुछ नहीं होगा इन हॉल का। क्या हो सकता है? बोले तो लोग बोले ओमेगा में 3 हॉल है, 3 बारातें चल रही, एक का दरवाजा इधर से, एक का उधर से, 2 बारातें एक साथ। बोले तुम वाले किस हॉल में? बोले हम तो ऊपर वाले में। इसका मतलब यू आर द की स्टोन स्पीसीज। कौन? टीचर और स्टूडेंट। अगर वही नहीं रहे काकादेव में, तो बताओ ये काकादेव का इकोसिस्टम स्टेबल क्या? तो याद रखना बेटा, शांत रहो। याद रखना कि पहली बात तो एक एक स्पीसीज आपको दुनिया से भगानी है कि नहीं भगानी? नहीं भगानी। उसे मरने देना है? नहीं मरना। अगर मर रहा है तो उसे बचाना है। और अगर कोई की स्टोन स्पीसीज हो, कौन सी? तो उसको प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि वो गई तो जैसे इंजन खराब होता है वैसे खराबी होगी। और बताओ इकोसिस्टम बचेगा कि गायब? और इसीलिए हम लोग टाइगर रिजर्व में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि टाइगर बहुत सारे जंगलों की स्टोन स्पीसीज है। कैसी है? की। और टाइगर नहीं बचा, तो बताओ मेन स्पीसीज नहीं बचेगी, तो बताओ इकोसिस्टम अच्छा होगा कि कमजोर? कमजोर। नहीं आया? अब पे क्वेश्चन पूछूं, पर बता पाओगे? बताओ कौन साइंटिस्ट हैं? इन्होंने किसी भी इकोसिस्टम को किससे कंपेयर किया है? इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में स्पीसीज हैं। एरोप्लेन में रिवेट, हाँ रिवेट, नट बोल्ट हैं। चोरी का मतलब स्पीसीज बढ़ रही हैं कि मर रही हैं? तो बताओ अगर स्पीसीज मरने लगी, रिवेट चोरी होने लगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा एरोप्लेन कमजोर हो जाएगा। शुरुआत में ज्यादा फर्क, लेकिन एक दिन ये पूरा इकोसिस्टम बचेगा कि डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय। ठीक वैसे जैसे एक दिन हवाई जहाज उड़ेगा और उड़ने के बाद क्रैश, और मान लीजिए तुमने हवाई जहाज का मेन नट बोल्ट निकाल लिया। कहाँ का? इंजन का। तो बताओ एरोप्लेन शुरुआत में ही बर्बाद हो जाएगा? यस। इसका मतलब अगर आपने इकोसिस्टम से कैसी स्पीसीज ले डाली, की स्टोन स्पीसीज निकाल ली, तो बताओ वो इकोसिस्टम बचेगा कि गायब? गायब। और इसीलिए की स्टोन स्पीसीज के हिसाब से, नहीं सुना मैंने, नेशनल पार्क बनाए गए। क्या बनाए गए? नेशनल पार्क। सुने हो? जैसे जिम कॉर्बेट में कौन? पता नहीं, ये सब पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट में कौन? टाइगर। क्या यहाँ टाइगर बचा रहे? रणथंभौर में कौन? टाइगर। रणथंभौर ये राजस्थान का पार्ट है, यहाँ पर भी क्या बचाया जा रहा है? टाइगर। गिर में गुजरात में कौन? लायन। हाँ, हम लोग की स्टोन स्पीसीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काजीरंगा में कौन? काजीरंगा में राइनोसेरोस। पेरियार में कौन?
इट इज एलिफेंट। एक साल पूछा गया रन ऑफ कच्छ में कौन? गधे। यस यस यस, रन ऑफ कच्छ। ये कच्छ एरिया है डेजर्ट का, गुजरात का, वहां पर दे आर डंकीज, इनको प्रिजर्वेशन किया एटसेट्रा। अभी अलग अलग नेशनल पार्क में अलग अलग लोगों को पाला गया है, जैसे भरतपुर में बर्ड्स, बर्ड्स। तो हर जगह की स्टोन स्पीसीज को बचाया जा रहा है। बताओ, जिम कॉर्बेट में टाइगर, रणथंबोर टाइगर, गिर में काजीरंगा, राइनोसेरास, पेरियार, एलिफेंट, रन ऑफ कच्छ डंकी, कश्मीर में हांगुल, हांगुल अ टाइप ऑफ डियर, डियर हिरन का एक प्रकार। ये पूछा गया ऑल इंडिया पीएमटी में, हांगुल। कश्मीर। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। किसी को मालूम है कितने हैं? हाँ, अभी पढ़ाऊंगा। 22 या 23। वारे बच्चे, अच्छा। कितने रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व 24। वाह वारे वाह, सब देख के बता रहे। इसका मतलब इस चैप्टर को दोबारा कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की पिछले साल से अभी तक। सर मौका ही नहीं मिला, इतना बिजी थे हम। क्या कर रहे थे सर? कोरोना में बिजी थे। अभी पढ़ाते हैं, आ रहा है। चलो बताओ बताओ, जिम कॉर्बेट में कौन? टाइगर, रणथंबोर, गिर, काजीरंगा, पेरियार, रन ऑफ कच्छ, हांगुल, कश्मीर। ये सब ऐसे जानवर हैं जिन्हें बचाया जा रहा ताकि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहे। अनस्टेबल की स्टेबल, स्टेबल। हटा रहा हूं। अब सुनो, जवाब चाहिए। बताइए, साइंटिस्ट का नाम पॉल एल्विस, कंट्री का नाम स्टैनफोर्ड, कंट्री का नाम स्टैनफोर्ड, हाइपोथेसिस का नाम रिवेट पापर हाइपोथेसिस। रिवेट मतलब नट बोल्ट, पापर मतलब चोरी, हाइपोथेसिस है। कंपेयर किया गया। बताओ, एरोप्लेन, एरोप्लेन इकोसिस्टम जैसा, एरोप्लेन में नट बोल्ट स्पीसीज जैसी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इनकी पॉपिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। चोरी का मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। शुरुआत में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे इकोसिस्टम वीक, और बचेगा कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। पक्का? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या डाटा हैं, कितनी डाइवर्सिटीज आपकी लॉस हो चुकी है। बोले इस दुनिया में एक समय पर डायनासोर था, आज भी है? नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इस दुनिया में है कि लॉस हो चुका है? कौन? तो बोले डायनासोर को छोड़ो, अपने अगल बगल देखो, वो भी स्पीसीज लॉस हो रही। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कुछ डाटा है। बोलते हैं इस बात में शक है कि स्पीसिएशन हो रहा है, यानी इस बात में शक है कि न्यू स्पीसीज बन रही। अभी मैं श्योर होकर नहीं बता सकता कि स्पीसीज नहीं बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इसमें बहुत श्योरिटी, पूरी दुनिया से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, जब पढ़ाने के लिए मैं इसे पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादातर समय पे कोर्स कंप्लीट करने के मूड में होता हूं, या तुम कोर्स कंप्लीट करने के मूड में हो। लेकिन ये पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि इनकी नेचर को, इस बात को समझो। इसी इकोसिस्टम में हम सब रहते हैं। अगर इकोसिस्टम बर्बाद हुआ, हम बचेंगे कि मर जाएंगे?
इसका मतलब हम जितना जिंदा रहना चाहते हैं हमें उतना ही अपने आसपास के जानवरों को मारना पड़ेगा कि जिंदा रखना चाहिए। वरना चिड़ियाघरों में तुम लोगों को दिखाने जाते हो ये शेर है, ये चीता है, ये पक्षी है, एक दिन गौरैया भी दिखाने जाओगे, देखो बेटा ये स्पैरो है, पहले हमारे घरों में रहती थी, आजकल चिड़ियाघरों में। और आपका इकोसिस्टम अनस्टेबल होता जाएगा, ये बात याद रखना। तो बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस दिक्कत नहीं, इसमें सिक्योरिटी की हो रही। बोले आपके पास कोई डाटा है? बोले बहुत सारी डाटा है। बोलते हैं हमारे पास एक प्रशांत महासागर है, नाम सुना है? पैसिफिक ओशियन। इस पैसिफिक ओशियन का जो ट्रॉपिकल एरिया है, कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल। धीरे धीरे समझो और बताओ कि आप क्या सीख रहे हो। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा सागर है, वो टेम्परेट से लेकर ट्रॉपिकल एरिया तक फैला हुआ है, यानी वो टेम्परेट से लेकर के ट्रॉपिकल एरिया तक फैला हुआ है। कौन? प्रशांत। और इस प्रशांत महासागर के ट्रॉपिकल एरिया में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एरिया में आइलैंड। और ये आइलैंड थे निर्जन। निर्जन का मतलब यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नील थी, ह्यूमन एक्टिविटी वॉज नील। यहां पर कोई ह्यूमन नहीं रहता था। तब यहां पर हजारों स्पीसीज रहा करते थे, हजारों। फिर कुछ लोगों को पता चल गया कि भाई पैसिफिक ओशियन के ट्रॉपिकल एरिया में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। लोगों ने कहा आओ चलो वहां पर रेस्टोरेंट खोलें। रेस्टोरेंट खोल करके वहां पर पिकनिक स्पॉट बनाए, लोगों को यहां पर बुलाएं, यहां पर हाईवे बना दें, यहां पर हम लोग एयरपोर्ट बना दें ताकि जब एयरपोर्ट से एरोप्लेन उतरे तो यहीं उतर जाएं। और यहां पर लोगों को मजे करने दे, घूमने फिरने दे, समुद्र का मजा लेने दे। कौन लोग? ह्यूमन। और बोले जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज यहां बढ़ी, बोलते हैं इन ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से पिछले 500 सालों में, कितने सालों में? पिछले 500 सालों में 2000 से ज्यादा स्पीसीज बर्ड्स की गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ये नाश किया हमने, ये हमने गंदगी फैलाई है। वो जो लेस का चिप्स खाकर आप पैकेट फेंकते हो तो तुम्हें मालूम नहीं कि वो क्या करने वाला है। वो कभी गलने वाला नहीं है, वो प्लास्टिक है, पॉल्यूशन बढ़ाएगा और वो एक दिन उन स्पीसीज को मार देगा। जो गंदगी तुम यहाँ सड़कों में फैलाते थे, आइलैंड में फैलाना चालू किया, और आइलैंड में फैलाने की वजह से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन होने की वजह से स्पीसीज चली गई। कितनी? 2000 से ज्यादा। कहां पर गई? कौन से आइलैंड? पूरा बोलो। ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। बुक में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कितनी स्पीसीज? 2000 स्पीसीज इस दुनिया से चली गई। अब याद रखना, IUCN भूल गए होंगे, याद आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इन्होंने एक और किताब लिखी, इस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। कौन सी बुक? और इस रेड डाटा बुक में 2 तरीके को लोगों को लिखा। एक्सटिंक्ट, जो इस दुनिया में थे आज नहीं है, जो इस दुनिया में कभी थे आज नहीं, और दूसरे थ्रेटेंड, जो आज हैं और अगर हम चेते नहीं तो कल नहीं रहेंगे। ध्यान सुनो, रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम उन स्पीसीज को लिखते हैं जो पहले दुनिया में थी, आज नहीं, पहले थी आज नहीं, और उन स्पीसीज को भी लिखते हैं जिनका बोलते हैं थ्रेटेंड। थ्रेटेंड स्पीसीज वो हैं जिनको थ्रेट है कि वो गायब होने वाली, यानी आज है कि नहीं है? है, लेकिन अगर हमने उनको बचाया नहीं तो वो बचेंगी नहीं। कौन सी बुक? और रेड डाटा बुक में 784 स्पीसीज का रीसेंट एक्सटेंशन लिखा है। ये कितनी थी?
कितने सालों में? और ये 500 में कि रिसेंट? रिसेंट, ठीक है। और ये रीसेंट स्टडीज में लिखा गया, ये सारी जगह की है, ये पैसिफिक आइलैंड की। पैसिफिक आइलैंड में नहीं है, बाकी जगह ये स्पीसीज मिल सकती। और रेड डाटा बुक ऐसी होती जाओ स्पीसीज पूरी दुनिया से ही गायब हो जाए उसे लिखा जाता है। इसलिए इस डाटा और इस डाटा में डिफरेंस आ, समझिए। तुम लोग बोलोगे सर 2000 ये तो 784 ये कैसे हो सकता है? बिकॉज दे एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और पैसिफिक। They may present in other world also, but they are extinct from Pacific Island. Okay, but these are the species. They are absent from all over the world. 784 स्पीसीज दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई, कहीं नहीं है। और बोलते हैं इन 784 स्पीसीज में 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट की, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की, और 87 आई थी। 87 स्पीसीज है ना, किसकी है? प्लांट की है, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। ये डाटा लर्न रखिएगा, दोनों ही डाटा चाहिए। ये डाटा पैसिफिक आइलैंड का है कि ऑल ओवर वर्ल्ड? और ये पैसिफिक आइलैंड। चलो जो मैं पूछूं बताओ, क्या नई स्पीसीज बनने का कोई श्योरिटी है? नहीं। पर क्या पुरानी स्पीसीज दुनिया से जा रही हैं? आप श्योर हैं इस बात का? और अगर आप इस बात का श्योर हैं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा? है? बताओ पहला प्रूफ कहां से? पैसिफिक ओशियन के, पैसिफिक ओशियन से कि आइलैंड से? आइलैंड से। आइलैंड द्वीप होते हैं, जमीन होता है कि पानी? जमीन। पानी के बीच में जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो उसे क्या बोलते हैं? आइलैंड, द्वीप। उस द्वीप में पहले ह्यूमन थे कि नहीं थे? नहीं थे। फिर ह्यूमन जाने लगे, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वहां से स्पीसीज गायब होने लगी। बर्ड्स की कितनी स्पीसीज चली गई? 2000। 2 पक्का? और एक बुक है, अरे लड़ाई नहीं भाई, तुम सॉरी बोल लो, गलती हो गई, बस सुन लो यार सॉरी। अरे वो जानबूझ के नहीं भैया मान रहा है, हो जाता है कभी कभी। बस में बैठे हो कभी तो ऐसे समझो बस में चल रही है, और बस में कभी लड़ाई मत लड़ना करके। पहले ड्राइवर मारता, फिर कंडक्टर, और फिर बीच वाले जो मौका फायदा उठा के आते हैं, है ना। एक आदमी घर से निकला, आज मेरा को ऑफिस में देर हो गई है, तुम खाना नहीं बना पाती हो टाइम से, अपनी बीवी से लड़ गया, मैं नहीं खाऊंगा खाना। और बीवी पीछे खाना लेकर भाग रही है, अरे खाते जाओ। बोले यार लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ। उसने स्कूटर पर चला जा रहा था, अचानक देखी भीड़ लगी है। कहता क्या हुआ? खड़ा हो गया, तो लड़ाई चल रही, लोग मार खा रहे। बोले 5 मिनट रुको। बीवी कह रही थी 5 मिनट रुक के खाना खा लो। फ्रस्ट्रेशन का लेवल ह्यूमन का इतना ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रेस इतना ज्यादा है ब्रेन में ना, लोग कहीं ना कहीं डिस्पोज करते हैं। और ये वही वो समय होता है जब तुमको बचना चाहिए। अरे यार सॉरी। एक बार एक स्कूटर वाला मेरी कार में भिड़ा, हाँ गलती उसकी। हमने कहा कैसे? बोला हाँ बताओ। अब 2 खतरे, अगर मैंने बोला कि बेवकूफ है क्या, तो वो उठाएगा और हमारे पहले 3000 का नुकसान, फिर 7000 का नुकसान, टोटल 10। और अगर हम कहीं गाड़ी से बाहर, तो हम तुम्हारे लिए टीचर हैं उसके लिए, और 2 साए उसने अगर हमें दिया तो पूरे मार्केट में हवा सुनील सर मार का है। अब हमने क्या किया? तुमने कहा कैसे? बोले हाँ बताओ। हमने कहा सॉरी भाई साहब। कहता है गलती तो मेरी भी थी। मैंने कहा थैंक यू। हाँ कितना बढ़िया सॉरी। ये जो गुस्सा दिखा पाते तुम ही पे दिखा पाते हैं। अच्छा आदमी फ्रस्ट्रेट है कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूं।
अरे नहीं यार, मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा लाइट कर रहा हूँ, आपस में लड़ना नहीं, भाईचारा रखो। इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है और तुम 3 दिन जी चुके हो। अच्छा, किसी ने कहा कि सर जिंदगी 4 दिन की है, एक आदमी ने सीरियस ले लिया यार, मैंने तो 30 दिन का रिचार्ज करा लिया। यार मुझे मालूम नहीं था जिंदगी 4 दिन की है। मैंने अपना फोन 30 दिन के लिए रिचार्ज कर लिया। मुझे जोक बहुत अच्छा लगा ये, हमने कहा यार बहुत सही जोक है यार। ठीक, तो भाईचारा, जो फीलिंग भाईचारे में, अरे जैसे मान लो उसकी भी गलती थी, बोले यार सॉरी भाई, वो खुद शर्म से मर जाएगा। लड़ाई झगड़ा करना है नहीं कर। एक दिन गुस्से में तुम सर्जन हो गए, तुमको खाना नहीं मिला और तुम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर रहे थे, बदतमीज कहेंगे खाना सही टाइम पे बनाती नहीं है, सही टाइम पे खाना नहीं बनाती है, अचानक तुम्हें तो आइला काटना था, गॉल ब्लैडर लीवर कट गया। फिर किसी ने कहा डॉक्टर साहब चिंता मत करो, रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है। किसकी? बोले सिलो, इसमें सिलो। सिलने की जल्दी में उन्होंने मोबाइल फोन बात कर रहे थे, अंदर ही छोड़ दिया। 3 दिन बाद पेशेंट लौटा, साहब आपकी कॉल बहुत आती है। तो डॉक्टर साहब ने बोला मतलब कैसे, तुम्हें कैसे मालूम? बोले सर जब आपका मोबाइल फोन खो गया तो वो यहाँ है। आप डॉक्टर साहब बोल रहे अच्छा कब कब कॉल आई? बोले सर रात के 2 बजे के बाद बहुत आती है। हमें मालूम था तुम्हें किसमें मजा आता है, दैट आई नो। पर देखा, एक एग्जांपल देके बताया, टाइम वेस्ट हुआ लेकिन सर मजा बहुत आए। सर आप ऐसे ही क्यों नहीं हो जाते? नहीं, खड़ूसपन वापस। ओके, कितनी स्पीसीज? 740। वर्टिब्रेट 300। पक्का? और बोलते हैं सबसे रीसेंट जो हमारे एक्सटिंक्शन हुए हैं, इन एक्सटिंक्शन को आप देख सकते हो। एक बर्ड है डोडो, मॉरिशस से खत्म हमेशा हमेशा के लिए। कभी जाइए, मैं गया हूं, बहुत अच्छी जगह है मॉरिशस। यस, वेरी गुड। नीले समुंदर, बहुत बढ़िया समुंदर, दुनिया के सबसे बढ़िया समुंदर यहीं पर है, मॉरिशस। लेकिन कहां पर है? अफ्रीका के पास। उड़ के जाना पड़ता है, तैर के मत जाना। तो डोडो, चलिए क्या सेलेक्ट हो जाओ, चलेंगे? पक्का? एम्स दिल्ली जो जाएगा मेरे साथ मॉरिशस जाएगा, बस। अब काम अच्छा, बेनिफिट चाहिए, पास चुकाओ, एम्स दिल्ली जाओ, मेरे साथ मॉरिशस की टिकट कटाओ, घूम के आते, पासपोर्ट बनवा लेना। बोले सर हम चलेंगे। बोले पासपोर्ट? बोले बनवाना है। हाँ, तो डोडो कहां से गए? मॉरिशस। आप सोच रहे हैं अब तो जाएंगे। थाईलासीन कहां से? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखो ज्यादा मजाक मजाक में क्या गड़बड़ हो रहा। क्वागा अफ्रीका। क्वागा कहां से गई? अफ्रीका। और स्टेलर सी का इट्स अ मैंटिस, मैमल है ये। स्टेलर सी का मैंटिस बोलते हैं इसे। ये रसिया से गायब। बताओ कौन कौन एक्सटिंक्ट हो गया? कहां से? मॉरिशस। ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से, अफ्रीका से, क्वागा, रसिया से। और बोले इंडिया से टाइगर तो खत्म नहीं हुए लेकिन उनकी सब स्पीसीज चली गई। इंडिया से 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। बली नहीं बे, बली, it is Bali. Bali is the a place in Indonesia, I think. Indonesia, Malaysia, I don't know. बाली एक जगह का नाम है, बहुत खूबसूरत जगह, मैं कभी नहीं गया, जाऊंगा। बाली। एक इसके अलावा जावन, जवान नहीं, इट इज जावन। जावन का मतलब जावा का
सुनो बेटा, मजाक नहीं है। ये टाइगर का ओरिजिन प्लेस बाली है। इस टाइगर का ओरिजिन प्लेस जावा, सुमात्रा, नाम सुना है? जावा। जावा का टाइगर जावन, बाली का टाइगर बाली, एंड कैस्पियन। कैस्पियन। तो 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर इंडिया से चली गई। वैसे पूरे टाइगर नहीं गए, टाइगर अभी हैं, लेकिन टाइगर की 3 सब स्पीसीज, बोलो कौन? बाली, जावन, कैस्पियन। जवान नहीं सर, हम तो हिंदी वाले हैं। ये रहा बली, ये रहा जवान, और ये तो इसी तरह पढ़ते हो, बली, जवान, कैस्पियन। इट इज नॉट बली। लर्न करने के लिए कुछ भी पढ़ो, इट इज बाली, जावन, कैस्पियन। तो ये 3 सब स्पीसीज इंडिया से जा चुके हैं। और बोलते हैं पिछले 20 सालों में, कितने सालों में? 20, नो 25 सालों में, 20 सालों, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी। यही है, पिछले 20 सालों के अंदर इस दुनिया में 27 स्पीसीज दुनिया को छोड़ के जा चुकी। कितनी? तो बताओ, अभी रेट स्लो है कि फास्ट? फास्ट। पहले 500 सालों में 2000 लोग गए, इधर 20 सालों में कितने लोग? 27। तो एक्सटिंक्शन रेट बहुत फास्ट है, और ये ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल होने वाली। समझ गए? चलो, ये डाटा चाहिए मुझे। IUCN याद है? देखो, अब तुमको लगता है मिटा क्यों देते हैं? क्योंकि ये सब बुक में लिखा है, इसलिए मिटा देता हूं। अब आप इसका जवाब दोगे, सीखोगे तो आएगा। बताओ, जल्दी से बोलो, क्या हमारे पास रेड डाटा बुक है? रेड डाटा बुक में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो एक्सटिंक्ट, दूसरे इंडेंजर्ड, याद है? या फिर थ्रेटेंड। थ्रेटेंड कौन से? थ्रेटेंड। ध्यान सुनना, अब जवाब एकदम सही आना चाहिए, एकदम गड़बड़ मत करना। बताओ, क्या एक्सटिंक्शन की रेड डाटा बुक में कोई डाटा है? चलो, पैसिफिक आइलैंड याद है? ट्रॉपिकल रीजन, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ी कितने सालों में? कितने लोग? 2000 बर्ड चली गई पूरी दुनिया से कि पैसिफिक से? पैसिफिक से। वरना इनका नाम भी 784 लोगों में होता, क्योंकि वो पूरी दुनिया से नहीं गई। कहां गई? पैसिफिक। अब पैसिफिक आइलैंड पे वो नहीं पाई जाती। ओके, आगे चलो। क्या हमारे पास रेड डाटा बुक का IUCN डाटा है? उनके पास कितनी स्पीसीज गायब होने का रिकॉर्ड? 700। 2 और होता कितना अच्छा होता? 786 हो गया है। अभी 800 के आसपास है। चिंता मत करो, पहुंचने वाला, पहुंचा नहीं। तो जब ये बुक लिखी गई थी वो सन था 2004, तब से लेकर आज तक कितने साल? 16। हाँ, इनमें तो 2, 4, 5 स्पीसीज दुनिया को छोड़ के चली गई होंगी, क्योंकि 27 साल में 20 साल में कितनी गई? 27। तो बताओ, 784 लोगों का डाटा है। वर्टिब्रेट 338। कभी भूल जाना तो B फॉर वर्टिब्रेट, 3 B जैसा, 3 B जैसा, और फिर 2 3। नहीं समझे? वर्टिब्रेट में बी आता है, वर्टिब्रेट में क्या आता है? बी। अब बी से मुझे वर्टिब्रेट याद रहता है, फिर मैं कहता हूं बी जैसा, 3 3 3 3 338 याद हो? बोलो 338 याद है? बोलो। अच्छा बताओ, ये इनवर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट 300। अरे पक्का? प्लांट 87। डाटा मिला? 338, 387। प्लांट चले गए? प्लांट चले गए। अच्छा बताओ, क्या रिसेंट कोई गए हैं? क्या याद है उनको? मॉरिशस से बर्ड है? अच्छा बताओ, अफ्रीका से क्वागा, रसिया से स्टीलर सीका, और कहीं से? ऑस्ट्रेलिया से हाइलासिन गया। अच्छा बताओ, इंडिया से टाइगर चले गए। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर गई।
कौन कौन? बाली, जावर, कैस्केड। और पिछले 20 सालों में दुनिया को छोड़ के चले गए। जो गए तो गए, कुछ लोग अभी बाकी है लेकिन खतरा है, इनका नाम थ्रेट है। तो रेड डाटा बुक में थ्रेटेंड लोग भी। थ्रेटेंड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो अभी इस दुनिया में हैं लेकिन आगे आने वाले समय पर बचेगी नहीं। थ्रेटेंड स्पीसीज में 4 कैटेगरीज हैं। वन इज रेयर, रेयर को भी थ्रेटेंड माना जाता है। दूसरी है वल्नरेबल, तीसरी है इंडेंजर्ड, और चौथी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा मिलेगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा कहीं। हाँ, लो रिस्क लिखाया था। लो रिस्क एक्चुअली वल्नरेबल के पहले का पार्ट है, पर छोड़ दो, इसको याद रखो। बोलो कौन कौन? रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकली। कुछ और लिखाया था? लो रिस्क वल्नरेबल के बाद, हाँ पहले है ना। छोड़ दो, छोड़ दो, ये वाला डाटा लिखो। बोलो कौन? रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर। एक्चुअली रटता नहीं रहता ना मेरे दिमाग। ठीक, रेयर वो स्पीसीज होती हैं जो किसी एंडेमिक एरिया में पाई जाती है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए रेयर है। बताओ कंगारू इंडिया में होगा कि नहीं? अगर इन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और सारे कंगारू मर जाते तो बताओ कहीं दुनिया में मिलते कि नहीं मिलते? नहीं। इसलिए उनको किस में रखा गया? थ्रेटेड। वल्नरेबल वो होते हैं जो अभी काफी ज्यादा मात्रा में है लेकिन धीरे धीरे इन पे खतरा आ रहा है। अभी इनमें बहुत है, नंबर ठीक रखे, नंबर इज हाई, बट रिस्क है इनमें। इसी दौरान मैंने लिखवाया था लो रिस्क। क्या लिखवाया था? लो रिस्क। ठीक है। इंडेंजर्ड वो हैं जिनका नंबर बहुत तेजी से घट रहा, डिक्रीजिंग नंबर है, बहुत तेजी से नंबर घट रहा। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो हैं जो बहुत कम बचे हैं। घट रहा है मतलब बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी इतने कम हो चुके हैं कि अब ये नहीं संभाले गए तो इनका क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन। तो इन सबको थ्रेटेंड में रखा गया। बताओ, थ्रेटेंड में पहला ग्रुप रेयर, जो किसी पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाता है और कहीं नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, न्यूजीलैंड में कीवी, सुने हो? ये वैलरी, व्हाट इज वैलरी? वल्नरेबल, वैलरिस कब बता रही है? ओके, वॉलरस। अरे पगले, इट इज नोन एज वॉलरस। वॉलरस, ये वैलरीज नहीं है। नहीं, प्लीज स्टैंड अप। अगर मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं तो बताने, यही है। हाँ, स्पेलिंग बोलो। कंफ्यूज हो गए? अब तुम कंफ्यूज हो, हमको क्या आता है? एक अंग्रेजी के मास्टर है यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक अंग्रेजी के मास्टर थे और उनको लगता था उनको अंग्रेजी बहुत आती है। एक दिन उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछ लिया, अगर अंग्रेजी आती है तो मुझे एक शब्द का मतलब बताओ।
बोले क्या? बोले नटूरे। उन्होंने पूरी डिक्शनरी खोल मारी, नटूरे मिला ही नहीं। और जब भी वो मास्टर साहब मिल जाए, वो लड़का मिले, मास्टर साहब नटूरे, मास्टर साहब कल बता देंगे। फिर मिले, किसी दिन एक जगह मैदान में मिल गए, मास्टर साहब आप अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हो। खुश हुए, बोले लेकिन नटूरे। और मास्टर साहब परेशान। फिर उन्होंने एक दिन बच्चे बोला, बच्चा बोला नटूरे को तुम स्पेलिंग बताओ, तो उसने लिखा। अब मां साहब को बहुत गुस्सा आई, अंग्रेजी वाले, पागल कहीं का, ये नटूरे नहीं नेचर है, तूने मुझे इतना परेशान कर दिया, तू मेरे स्कूल में रहेगा नहीं, मैं तुझे निकाल दूंगा। उसने कहा साहब ऐसा मत करना, मेरा फुटरे खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? फुटूरे। बोले मां साहब ऐसा मत करना, मेरा फुटूरे खराब। वही हाथ है वैलरी। अब हम परेशान। बेटा ऐसा क्वेश्चन ना पूछो कि मेरा नटूरे और फटूरे है। तुम्हारे पास कहने को कुछ मिल नहीं रहा, तुम सोच रहे हो इज्जत बचा ली जाए, अब ना बचेगी। गुस्सा मत हो बेटा, हम तुम्हारे टीचर हैं, हमारे सामने तुम्हारा सम्मान कोई नहीं है, हमारा सम्मान बड़ा है ना। जब भी आप अपने टीचर को थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहते हो, ये कोशिश मत करो। तुम अगर कामयाब हो गए तब भी तुम हारोगे, क्योंकि तुम्हारे टीचर की बेइज्जती मतलब तुम्हारी बेइज्जती, और तुम नाकामयाब हुए तो भी तुम हारोगे। इसलिए चुपचाप इसका एक तरीका होता है, सॉरी सर गलती हो गई, है कि नहीं, है ना। हमारी बेइज्जती मत करना। बोले तुम सर बॉलर्स जैसे, पहले रीच जैसे दिखते हो, कल को बोलो रीच जैसे दिखते हो। खैर यार, आज का क्लास बहुत बर्बाद किया मैंने। ये कमी है, ये टीचर की कमी होती है, ये अच्छी बात नहीं होती। टाइम वेस्ट कर दिया, तुम अपने घरों से बहुत दूर आए हो और पढ़ रहे हो। आई एम सॉरी, इट इज रेयर, वर्नरेबल, इन डेंजर। तो रेड डाटा बुक ने 15,500 ऐसी स्पीसीज को रखा है जो निकट भविष्य में खत्म हो सकती है। कितनी? तो बोला गया IUCN से कि जो गए तो गए, वो तो चले गए दुनिया को छोड़कर, पर इनको बचाओ। ये 15,500 स्पीसीज है जिनमें खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इन्हें नहीं बताया तो ये भी गए, समझ गए। और बोला इन 15,500 स्पीसीज में से, इन स्पीसीज में 12% तो मैमल है, सॉरी 12% बर्ड्स। देखिए ये कंसंट्रेशन ब्लॉक होने का गड़बड़ होता है। 12% कौन है? बर्ड्स। 23% तो केवल कौन है? मैमल्स। शाबाश, ओके। लगभग 32 की 32% तो एम्फीबिया, और लगभग 31% जिम्नोस्पर्म, जो इस दुनिया से खत्म हो गए कि खतरा है। और इसीलिए बोलते हैं कि एनिमल में सबसे ज्यादा खतरे में कौन, और प्लांट में सबसे ज्यादा खतरे में कौन? जिम्नोस्पर्म। And that's why they are known as delicate species. Please write it down. These are the delicate species. ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, कोमल है, जिन पे मरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जो ज्यादा थ्रेटेंड है, जिन पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो बताओ 15,500 में सब मैमल है? कितने परसेंट? 12% मैमल, बर्ड्स, सॉरी 23% मैमल, 32% एम्फीबिया, 31% जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब एनिमल में सबसे ज्यादा खतरे में कौन? एम्फीबिया। तो एनिमल में सबसे डेलिकेट एम्फीबिया, और प्लांट में जिम्नोस्पर्म।
और बोले इनको बचा लो। अगर आप नहीं बचा पाए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। याद रहेगा? बोले क्या मुश्किल होने वाला? बोले ऐसे लोगों ने बात नहीं सुनी थी। दुनिया 5 बार प्रलय से गुजरी। कितनी बार? महाप्रलय बोलते हैं। कितना? महा। इट इज बोल्ड एज कैटास्ट्रॉफ। अंग्रेजी में क्या? मास एक्सटिंक्शन। बोलो क्या? मास। ये सारे शब्द लिखूंगा इसके बाद। चलो चलो, कितने खत्म हो चुके? 784। खतरा कितने पर? 15,500। कितने ग्रुप? रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकल एरिया। पक्का? ये सब थ्रेटन में है? सबको खतरा है? 12%। गुड। 23%। गुड। 32%। 31%। प्लांट में खतरे में कौन? जिम्नस ज्यादा। एनिमल में ज्यादा खतरे में है? मैमल भी है लेकिन एम्फीबिया जितने हैं उतने नहीं। और बोले खतरा बहुत खतरनाक है और ये स्पीसीज को ले डालेगा। बोले कहां ले डालेगा? बोले ऐसा 5 बार हो चुका है कि पूरी धरती जब से 3 बिलियन सालों में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हुआ, बोल रहा है 3.2 बिलियन ईयर पहले, सॉरी 3.2 बिलियन ईयर एगो इस दुनिया में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हुई थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी। जब से जीवन की उत्पत्ति हुई 3 बिलियन साल पहले इस धरती पे, तब से लेकर आज तक 5 बार, चुप रहो यार, छठा चल रहा है। कितनी बार हो चुका है? 5 बार कैटास्ट्रॉफ हो चुका है। कैटास्ट्रॉफ का बोलते हैं महाप्रलय। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मास एक्सटेंट हुई, एक साथ बहुत सारी स्पीसीज खत्म हुई अचानक। 5 बार ऐसा हो चुका है। और जो अब चल रहा है, इट इज द 6th मास एक्सटिंक्शन। जो इस समय स्पीसीज खत्म हो रही हैं, ये 5वां है कि छठा है? छठा। और बोल रहे ये ज्यादा खतरनाक है। इट इज मोर डेंजरस। बिकॉज इट इज मोर देन 100 टाइम फास्टर। शायद 100 से 1000 गुना लिखा है। कितना गुना? फिर तो मैं 100 टाइम ही लिख रहा हूं। 100 टाइम से 1000, 100 टाइम टू 1000 टाइम फास्ट है। यानी पुराने एक्सटिंक्शन से ये स्लो है कि फास्ट? कितना फास्ट? 100 गुना तेजी से बेटा स्पीसीज गायब हो रही है। जैसे 5 बार पहले हुआ उसके अपेक्षा अब 100 गुना तेजी से गायब हो रही स्पीसीज। और बोला ये चलता रहा तो अगर ये तो अगले 100 सालों में, नेक्स्ट 100 ईयर में आप ऑलमोस्ट 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देगी। तो भाई साहब ये बहुत खतरनाक बात। मैं पता नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा, तुम में से कुछ लोग रहेंगे अगले 100 सालों तक। हो सकता है किसी की उम्र 110 साल 120 साल तक चला जाए। तो पता चला कि तब तक तुमने बताया हमारे जमाने में एक टाइगर हुआ करता था बेटा। बोले दादाजी कैसा था? वो सब फोटो में दिखाया जाए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपके यहां से लगभग जितनी स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज का कितना % एक्सटिंक्शन हो गया? 50%। इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। किसी ने कहा पान का गुटखा खाते हुआ मर जाएंगी तो मर जाएंगी, हमारा क्या ले जाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सटिंक्शन हो गए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए कि घट जाए? हाँ, घट जाए। वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी पता नहीं, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, यानी जो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनके लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? और एक छोटा सा डिस्टर्बेंस अचानक पूरी धरती सुहा कर देगा। कैसे? अभी तो थोड़ा बहुत बाढ़ प्रलय आई, सुनामी आई तो फिर भी लोग बच जाते हैं, फिर सुनामी आएगी तो बताओ आप रेजिस्टेंस शो कर पाओगे? बचोगे कि एकदम गायब? तो बताओ हवाई जहाज धीरे 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 कमजोर होगा और फिर वो उड़ेगा कि क्रैश? इसका मतलब आपका इकोसिस्टम स्टेबल कि अनस्टेबल? तो किसी ने कहा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे पगले, तुम रहते कहाँ हो? इकोसिस्टम। अगर वो अनस्टेबल तो तुम अनस्टेबल नहीं होगे, तुम अनस्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब आने वाले समय पर ह्यूमन स्पीसीज भी दुनिया से खत्म हो जाएगा। सच में यही लिखा है। इतने डाटा है इस पूरे चैप्टर में कि जो लोग डाटा को मैनेज कर लेंगे वो हीरो। कर पाओगे? चलो बताओ, हटा रहे इसे? हाँ, सब एनसीईआरटी में लिखा है, बता पाओगे? चलो बताओ, क्या वाकई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है? yes, क्या 5 बार ऐसे हो चुका है? yes, 5 बार से इस बार वाला 5वां है कि छठा? और ये स्लो है कि फास्ट? कितना फास्ट? हाँ, 100 से 1000 गुना? बाप रे बाप, तो ये बहुत फास्ट है। तो अगले 100 सालों में सब चौपट, सब की 50 और चौपट हो गया तो कुछ लॉसेस हो गए? बताओ, प्रोडक्टिविटी घटेगी, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। और बताओ, रेजिस्टेंस ओकेजनल डिस्टर्बेंस का स्टेबिलिटी क्या? अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। तो बोल रहे माना बायोडाइवर्सिटी हो रही है। एवरीवन, ये माना कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, माना कि पैसिफिक ओशियन से लोग गए, माना कि 784 स्पीसीज दुनिया से गायब, माना कि क्वागा, डोडो ये सब गायब, माना कि 5 बार पहले भी हुआ था, अब ये छठा चल रहा, ये मान लिया। लेकिन सर ये हो क्यों रहा? Why we are losing the biodiversity? What are the cause of biodiversity loss? Next topic. बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज क्या है? क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है? What are the cause for the biodiversity loss? बोलते हैं ऐसे तो there are numerous cause, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, लेकिन there are 4 main cause, 4 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और इन 4 होने की वजह से इन्हें हम लोग क्वार्टेट बोलते हैं। व्हाट इज क्वार्टेट? 4 लोगों का समूह, इट इज क्वार्टेट। और ये 4 वजह अच्छी बातें से होगी कि गंदी बातें? और गंदी बात का नाम एविल। तो बोलते हैं 4 गंदी बातों की वजह से इस दुनिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। एविल क्वार्टेट, एविट नहीं है, एविल। व्हाट इज एविल? गंदी बात। क्वार्टेट मतलब 4। तो 4 गंदी बातों का समूह है, 4 ऐसी गंदी बातें हैं जिनकी वजह से इस दुनिया से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। और इन 4 गंदी बातों को सीक्वेंस में लिखा गया है, यानी जो पहले है वो सबसे मुख्य, जो दूसरे नंबर पे वो दूसरा बड़ा कारण, जो तीसरे नंबर पे वो तीसरा बड़ा कारण, जो चौथे नंबर में सबसे कमजोर कारण। तो सबसे भयानक कारण पहला, दूसरे नंबर पे दूसरा। तो 4 कारणों में से पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन।
दूसरा कारण है यस ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। तो केवल यही 4 कारण है कि बहुत सारे? क्या बात हो रही? स्मार्ट मत बनो टीचर के सामने, पढ़ाई में स्मार्ट बनो। तो 4 कारण है। वैसे तो न्यूमरस कॉज है, देयर आर सो मेनी कॉज फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें से एक तो लिखा ही नहीं, पोल्यूशन नहीं लिखा ही नहीं, जबकि वो बहुत बड़ा कारण बनने वाला है आने वाले समय। अगला चैप्टर वही है, लेकिन ये 4 कारण लिखे तो मैं 4 लिख दूं। मेरे हिसाब से तो एविल क्वार्टेट की जगह पेंटेट होना चाहिए। क्या उसमें सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन खैर इन्होंने 4 बोले तो मैं 4 बोल रहा हूं। तो बताओ 4 अच्छी बात की गंदी बात? गंदी बात मतलब एविल क्वार्टेट मतलब 4 गंदी बातों की वजह से हैबिटेट 4 गंदी बातों की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा। नंबर 1 हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर ये 4 बातें रोक दी जाएं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस बढ़ेगा कि कम होगा? जिसमें से पहला लॉस है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। किसी को निके स्पेशलाइजेशन? मैंने कहा था निके में आप अपना हैबिटेट सुरक्षित रखते हो अपने फंक्शन के हिसाब से, और अगर आपका घर छीन लिया जाए तो आपके मरने के चांसेस सबसे ज्यादा, खासकर अगर आप ह्यूमन नहीं हो तो। क्योंकि घर आपको प्रेडेशन से बचाता है। किससे? शिकार से। अगर घर ले लिया जाए तो आपका शिकार होने के चांसेस ज्यादा। तो अगर किसी का घर ले लो तो उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा। एक गौरैया जिसका घर हमारा घर था, मतलब हमारा घर गौरैया का घर था, हमने गौरैया को घरों से बाहर निकाल दिया साफ सफाई की वजह से। यस, पहला कारण साफ सफाई, दूसरा फैन। हम घरों में लगता था अरे हमने इतना बढ़िया इतने महंगा टाइल्स लगवाए हैं, टाइल्स के कोने पर एक गौरैया घोंसला बना के रह रही। तुमने दूसरे दिन में उठाया झाड़ू और गौरैया के अंडों को फेंक दिया। बाहर करो इसे। बताइए आपने क्या लॉस कर दिया? हैबिटेट। उसने दोबारा घोंसला बनाया कि हो सकता है मालकिन आज गुस्से में हो। मालकिन का दिमाग खराब है कि मैं तो साफ सफाई में इतना रही हूँ, जब से पैदा हुई तब से एकदम साफ ही रही हूँ। उन्होंने देखा गौरैया इस जगह बजाय उधर घोंसला बनाई, दूसरे दिन बोले चट। बताओ ये घर में रहेगी कि बाहर जाएगी? और बाहर घोंसले जब ये बनाएगी तो पेड़ों में बनाएगी या फिर बाहर छतों में बनाएगी। बताओ वहां पर गिद्ध, चील इसे छोड़ेंगे कि मार देंगे? तो जब भी आप किसी का घर छीनते हो तो उसके लॉस होने का चांसेस सबसे कम कि सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। 3 ही जरूरत है ह्यूमन को, रोटी, कपड़ा और इनके पास मकान ही है। वो लोग क्या है? हैबिटेट। कपड़ा पहनते नहीं ये लोग। पहला पॉइंट। अरे वाह, बड़ा खुश हो सौरभ, कभी कभी इतना खुश होते हो तुम। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों बातों को सुनना। पहले इनको सुनना, फिर मैं इनके डाटा लिख दूंगा। हैबिटेट लॉस में लॉस तो हैबिटेट का समझ में आता, फ्रेगमेंटेशन नहीं समझ में आता। मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल, ध्यान से सुनो, और ये जंगल एक टाइगर का घर है। और टाइगर जब से पैदा हुआ है तब से पूरे जंगल में घूमता टहलता रहता है, और ये चारों तरफ से घना जंगल, इसको कोई नहीं देख पाता, और ये यहां छुप छुप कर शिकार करता है। कौन? टाइगर। अचानक हमारे प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं, यहां से सड़क निकाली जाएगी, जंगल के बीचों बीच से हम सड़क निकालेंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट।
आपने जंगल के बीचों बीच सड़क निकाल दी, यहां से चलने लगी फर्राटेदार गाड़ियां वो करते हुए निकल गई। अब बताओ पूरा जंगल एक पार्ट में टूट गया कि दो पार्ट? लॉस हुआ कि फ्रेगमेंटेशन? और शेर को नहीं मालूम, क्योंकि शेर जिस समय रोड बन रही थी वो इस कोने में बैठ कर अपना आराम कर रहा था। गर्मियों में इधर रहता था, सर्दियों में इधर आ रहा था। तो गर्मियां चल रही थी तब तक रोड बन गई, और इधर सर्दियों का आने का टाइम आया, टाइगर कहता आप चल रहे बेटा अपने इलाके में, देखो आइला। पिछली बार जब आया था तो यहां तो जंगल था, इस बार तो सड़क बन गई। तो पहले तो डर लग रहा कि पार जाए, और उसने हिम्मत उठाकर उधर गया। राजन बैठे बंदूक लिए थे, और इसी चक्कर में देखे एक दिन टाइगर आएगा, इन्होंने इसका मार दिया। बताओ राजन इसकी खाल के लिए इसे मार दी, बताओ शिकार हो गया। बताओ ये हंटिंग अगर चलती रही तो बताओ स्पीसीज बचेगी कि मर जाएगी? तो बोल रहे कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर क्यों किसी का घर छीनते हो? हमने कहा अभी बताते हैं क्यों छीनते हो। बोलते हैं दुनिया के सबसे घने जंगल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बोलो क्या? इन जंगलों से ज्यादा घना कोई जंगल नहीं था। और बोलते हैं एक समय इस धरती पर 14% जंगल केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे। कितने %? और आज हमने इनको 6% तक पहुंचा दिया है। मतलब इनको 14 से 6 क्यों किया गया? इनका डिफॉरेस्टेशन हुआ, कटाई की गई इनकी, बहुत ज्यादा जंगल काटे गए। बोले क्यों काटे गए सर? ना काटते? बोले काटे क्यों ना जाते कि तुम्हें बेड चाहिए था लकड़ी का, तुमको सर हमारे घर में सर वुडन फर्नीचर चाहिए था, वुडन टेबल चाहिए थी, वुडन पैनल चाहिए थे सर, वुडन फ्लोर चाहिए थी। एक दिन मैं मरूंगा तो भी वुडन चाहिए थी। यस, ये भी बड़ी सच्चाई है। जिस दिन आपको जलाया जाएगा क्या चाहिए? लकड़ी। कहां से आएगी? तो सब ये पेड़ों को काटा गया, और पेड़ों को काटा गया तो बताओ काटे गए पेड़ दोबारा बहुत तेजी से उगते हैं कि स्लोली? स्लोली। तो बताओ 14% से कितना बच गए? 6। बोलते हैं दुनिया के घने जंगल में से इन्हीं में से एक का नाम है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। बोलो क्या नाम? इतने घने जंगल हैं कि इन्हें लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं। याद आया आपको? बोलते हैं कि भैया इन्हें लंग्स ऑफ प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलती है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जंगल हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। बोलते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को काट दिया गया ताकि सोयाबीन की खेती की जा सके। बोले सर क्यों काट दिया? ना काटते। बोले लालची लोग जिनको सोयाबीन की खेती कर करके पैसा कमाना था, उन्होंने कहा जंगल का एक एरिया काट दो, वहां खेत बना दो, वहां पर सोयाबीन की खेती करेंगे। और कुछ तो इतने बेवकूफ हैं कि चलो तुम सोयाबीन की खेती करो, हम यहाँ पर बीफ कैटल बेटा चराएंगे। बीफ कैटल का मतलब होता है ऐसे कैटल जिनका मांस खाया जाता है, ऐसे चौपाई जिनका मांस खाया जाता है। जंगल को काट कर वहां पर ग्रास लैंड बना दिए। क्या बना दिए गए? ग्रास। और ग्रास लैंड बना करके वहां पर बीफ कैटल पाले गए। अगर तुम दूर से तटस्थ होकर के सोचो तो तुम कहोगे बड़े मूर्ख लोग हैं। हाँ है, लेकिन ये हम ही हैं जो पैसा कमाने के लिए सोयाबीन खेती कर रहे हैं, बीफ कैटल बना रहे हैं ताकि हम मांस बेच सकें। और मांस बेचने के लिए हमें घास खिलानी पड़ेगी जानवरों को। घास जंगल में मिलेगी, ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड थे नहीं, बनाने पड़े। क्या काट दिया? जंगल। और बोले 14% जंगल से कितना % ले गए? 6%। और ये पागलपन है। और जंगल कटाई अभी बच नहीं रही है। जितने लोगों को मालूम है कि इंडिया में कहाँ जंगल होने मालूम है, सब तरफ कटाई चल रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बेटा छत्तीसगढ़ के जंगल हो, चाहे वो यहाँ तुम चले जाओ बांदा, यहाँ पर एक डाकू हुआ करते थे, नाम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, 3 प्रदेश की पुलिस उनके पीछे थी। बचे की गए? वो चंदन के पेड़ काटते थे। कौन से? चंदन। तो कुछ लोग तेंदू पत्तियों के लिए जंगल काट रहे। तो जंगल कट रहे, और जंगल कट रहे तो जो स्पीसीज उन जंगलों में रह रही हैं उनका हैबिटेट लॉस हो रहा, और उनके हैबिटेट का क्या हो रहा? फ्रेगमेंटेशन।
तो बताओ वो बचेंगे कि मर जाएंगे? कौन? स्पेसिफिक डाटा क्या मिला? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना था? 14%। आज का बोलते हैं जब तक कि तुम ये चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे, इसका मतलब उन्हें मालूम है तुम्हें 2 से 3 घंटे लगेगा। उस 2 से 3 घंटे में 1000 हेक्टेयर जंगल कट चुके होंगे। इसका मतलब हर 2 से 3 घंटे में 1000 हेक्टेयर जंगल कट जाते हैं। यही लिखा है सर, 1000 हेक्टेयर लिखा है, लिखा है। बाय द टाइम यू कंप्लीट द चैप्टर, जब तक कि तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करते हो, बोलते हैं चैप्टर तुम 6 दिन में कंप्लीट करोगे, नहीं, एक बार पढ़ो तो 6-7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और अगर मेरे जैसा टीचर पढ़ेगा तो 1-2 घंटे में कंप्लीट कर देगा। बोले 2-3 घंटे में जब तक तुम चैप्टर कंप्लीट करोगे तब तक इस दुनिया में 1000 हेक्टेयर जंगल नहीं होगा। तो हमने कहा हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ने से क्या करता है? तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 2-3 घंटे में 1000। अरे भगवान हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? पढ़ा तो क्या? जंगल। तो बताओ जंगल कटाई बहुत स्लो है कि बहुत फास्ट? बहुत। आगे पढ़ोगे? चलो कोई बात, हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, कल मैं नहीं करूंगा। ओके, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। इसको बंद करो।